वेलकम बैक और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। एडॉक जज की बात हो रही थी ब्रेक से पहले भी। रियासत साहब, एडॉक जज क्या वाकई में बेंच का हिस्सा बन सकते हैं? और जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी जिन्होंने अपने खत में ये बात रेस की है उनकी इंक्लूजन पे, क्या वाकई में इनको बेंच का हिस्सा? देखिए, जो जज सुप्रीम कोर्ट है ना, वो बेंच का तो हिस्सा बन सकते, उस पर तो कोई नहीं। लेकिन हमारी जो बेसिकली रिजर्वेशन है ना, वो ऑर्डिनेंस ही मेलाफाइड है। जो बुनियादी बात है कि आप एक सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं चलने देते? क्या जो जस्टिस मुनीब साहब और जस्टिस मंसूर साहब हैं, क्या वो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं है? क्या वो प्रमोट होके नहीं आए? क्या वो खुद अपनी कुर्सियां लगा के वहां सुप्रीम कोर्ट में बैठ गए? जुडिशियल कमीशन के जरिए आए ना, तो वो सीनियर है। जब एक आपने बना दिया तो कह रहे हैं तय कर लिया होगा वो चीफ जस्टिस साहब के किसी इक़दाम को जो है वो उसको देखिए, जब आपने ये कहना कि मैं ना मानूं या माइट इज राइट, जो मैं कह रहा हूं सिर्फ वो ठीक है, तो फिर तो ये ठीक कह रहे काजी साहब, चीफ जस्टिस साहब, फिर तो ठीक कह रहे। लेकिन अगर आइन और कानून के मुताबिक चलना है, जिसके वो बड़े पैरोकार रहे थे, लेकिन हम समझते हैं कि आजकल वो उस रास्ते से शायद किसी दूसरे रास्ते पे चल पड़े हैं। हमारा काम है, बार एसोसिएशन का काम है कि अगर कोई जज गलत कर रहा है तो उसको पॉइंट आउट करें और हम उनको बताएं, उनको सीधी रास्ते की तरफ लाएं और उनको बताएं कि ये नहीं ठीक, ये आइन कहता है, ये कानून कहता है। हाफिज साहब ने उठाया ब्रेक से पहले 63A की ओरिजिनल जो जजमेंट थी, आप उससे एग्री करते हैं? देखिए, दो लेजिस्लेशन है, दो काइंड की। एक है लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, एक है लॉ मेड बाय वर्च्यू ऑफ जजमेंट्स। तो जजमेंट के अंदर मैं तो समझता हूं कि हुकूमतें वो अच्छी होती हैं जो रूल ऑफ लॉ को सपोर्ट करती हैं, जो आइन और कानून के मुताबिक कहें। कि आप देखें ना, आप कोई भी कानून बनाते हो, उसकी इंटरप्रिटेशन कौन करता है? व्हेन देयर इज एम्बिग्यूटी इन द लॉ, तो सुप्रीम कोर्ट ही करती है ना। आज आपको वो 63 इसलिए याद आ गया कि यू आर गोइंग टू मैन्यूवर समथिंग, अदरवाइज देखिए कब ये जजमेंट आई थी? 63 की जजमेंट कब आई थी अलीना? 2 साल पहले। मुझे बताएं आज क्यों याद आ गई कि आप उसको बाय वर्च्यू ऑफ ऑर्डिनेंस उसको जाके तो सेट साइड करवाना चाह रहे हैं? मेरी गुजारिश सुनिए, मेरी एक मिनट, मेरी गुजारिश मेरी गुजारिश नहीं आई। 4 माह पहले भी कहा गया था उस मिनट्स के अंदर, मेरी गुजारिश मुनीब साहब ने कहा नहीं लगनी चाहिए। मैं अलीना इसमें यह कहता हूं कि पार्लियामेंट का काम है कि वो इस मुल्क के अंदर अच्छी रवायात कायम करें। ये जो मवेशी मंडियां लगती थी वहां पे वो क्या उसका बाग का वो लाहौर में वो छांगा मांगा, ये सारे ये फलां हाउस, ये कौन सी अच्छी रवायत? आप कह रहे हैं तमाम सूबों की बाय होकर क्रुक आप अपनी लेजिस्लेशन करवाना चाहते हैं। कौन सा लॉ आपको इजाजत देता है? मुझे बताएं अलीना। 1973 का आइन मुत्तफिका आइन है। मुल्क जो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये फेडरेशन की अलामत है। एक पूरा सूबा आपकी फेडरेशन के मुखालफत करेगा तो ये क्या सस्टेनेबल है लेजिस्लेशन? जब ये 1973 का आइन बना था तो पूरी कौम मुत्तहिद थी, एक शख्स भी उसके खिलाफ नहीं था। दूसरी बात, अगर आप फेडरेशन को कमजोर करना चाह रहे हैं तो आप अपनी मर्जी की जो मर्जी बाय होकर क्रोक कर ले। आपको तो फेडरेशन को कमजोर नहीं उसकी रीजन है कि एक सूबा कहता है आप जुल्फकार अली भुट्टो के जो मुत्तफिका आइन है उसको दरियाबुर्द करने के लिए जा रहे हैं, तो आप क्या कह रही हैं? ये फेडरेशन से मजबूत होगी? फैसल साहब, अगेन एक मेजर लीगल कंट्रोवर्सी की तरफ मामला बढ़ रहे हैं। इसमें रेजोल्यूशन कहीं ना कहीं आपको नजर आती है या मामला को इसी तरह से? और देखिए, रेजोल्यूशन तो अलीना नॉर्मली जो तरीक़ेकार सुप्रीम कोर्ट में होता है, जो फुल कोर्ट में तमाम जजेस बैठते हैं, 190 आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट की जो जिसमें हम उन रूल्स के तहत चलते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने बनाई हुई है, और इसको वो रूल्स बनाने का इख्तियार कॉन्स्टिट्यूशन देता है। जहाँ तक बात आर्टिकल 63A की है, मैं वेरी क्विकली उसका बैकग्राउंड देता हूँ कि ये शहीद बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब ने ये इंसर्ट की 97-98 में। इस जो तरमीम का मकसद ये था, उस वक़्त की बैकग्राउंड ये था कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा 88 में हुई और उनके बनने के फ़ौरन 8 महीने के बाद उनके खिलाफ अदम एतमाद आ गया और वहाँ पे बड़ा मसला बना। फिर 58(2)B का शिकार हुए नवाज शरीफ साहब 2 दफ़ा। तो ये को 18वीं तरमीम में नहीं आई है। बुनियादी तौर पे जस्टिस मुनीब और मेजॉरिटी का जो इंटरप्रिटेशन ये है कि 4 सिचुएशंस ऐसी हैं सुप्रीम आइन में
जिसमें सीएम प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन, कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। ये 4 सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पे पार्टी का वोट होता है और पार्लिमानी कमेटी जो है किसी भी पार्टी की वो मेजॉरिटी से डिसाइड करती है। लिहाजा जो आर्टिकल 51 या दूसरे आर्टिकल्स के तहत एक इनफरादी वोट का हक है, वो इस तरमीम के जरिए जो है ये 63A में ये इसको रोका गया है। लिहाजा वो पार्टी का वोट होगा। इसमें मुझे याद है सबसे पहले ये सवाल शहीद अरशद शरीफ के साथ जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा था, उस रात मैंने और अरशद साहब ने एक क्यों किया, उस पर मेरा ये इंटरप्रिटेशन था कि अगर फॉर एग्जाम्पल डिसक्वालिफिकेशन उसमें इसमें 63 में डिसक्वालिफिकेशन की पावर्स लीडर के पास है और इलेक्शन कमीशन उनको कंफर्म करता है। तो मेरा उसमें मेरी रीडिंग ये थी कि जब डिसक्वालिफिकेशन का रेफरेंस अगर चला जाता है वोटिंग से पहले स्पीकर के पास, वो वोट काउंट नहीं हो सकता अनटिल अनलेस इलेक्शन कमीशन कम्स टू अ डिफरेंट कंक्लूजन। उसकी वजह से ये देखिए, इससे एक हमारे जो है ना मारूजी हालात, जैसे ग्राउंड रियलिटीज का हाफिज साहब ने जिक्र किया है, बड़ी अच्छी बात है। हमारी ग्राउंड रियलिटीज डिफरेंट है। यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी ये है कि आपका सादिक संजरानी का इलेक्शन होता है, खड़े हुए वो हारते हैं और सीक्रेट वोट में वो जीत जाते हैं। यहाँ पे तो हार्श ट्रेडिंग, सुप्रीम कोर्ट फ्लोर क्रॉसिंग के लिए जो दरवाजे हैं वो खोलने जा रही है और उसके बेनिफिशरीज है ना, कुछ बेनिफिशरीज वो लोग हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं, वो लोग हैं जो इन अदालतों में जज बनने के कैंडिडेट हैं, और बाहर की अदालतों में या बाहर की दुनिया में कोई चीफ जस्टिस अपने आखिरी महीने में वो बार के पास जाता है, वकीलों से खाने खाता है, वो इज्जत से जाता है। इस तरह से नहीं होता कि बैठ के वो अपने एक्सटेंशन के लिए जो है वो काम करना शुरू कर दे। और एडहॉक जज का लास्टली, एडहॉक जजेस की जब ये अपॉइंटमेंट हुई, आपको पता है एडहॉक जजेस और सर्विंग सुप्रीम कोर्ट के जज की तनख्वाह में कितना फर्क है? कम से कम 12 लाख रुपए का। और उनको लगाया गया ये कह के 2 जजेस को कि हमने जो क्रिमिनल केसेस हैं उनका बर्डन कम करने के लिए हम इनको ला रहे हैं। उसके बाद आप उसको इंक्लूजन करते हैं, इसको कहते हैं कि आप इसको जेरीमेंडरिंग ऑफ द बेंचेस मैं कहूंगा, कि आप जो है वो बेंच बना रहे हैं अपनी मर्जी से। मियां मजहर खेल साहब अब रिटायर हो चुके हैं। सर्विंग जज जो ऑथर जज है मुनीब साहब है, और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के मुताबिक ऑथर जज जो है उसके बगैर रिव्यू का जो सुनना है वो एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल काम होगा। और काजी साहब अपने खुद प्रस्ती में या अपनी सेल्फिशनेस में वो इस हद तक चले गए हैं कि उन्होंने कहा कि अगर वो नहीं बैठेंगे तो हम नया बेंच बनाएंगे। आप नया बेंच बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में एक नई कंट्रोवर्सी का आगाज होगा और उसको अवॉइड करना बेहतर है। जस्टिस मुनीब अख्तर हैज राइटली पॉइंटेड आउट देन हाफिज साहब के आर्टिकल 182 को भी मद्देनजर रखते हुए उनकी इंक्लूजन जो है जस्टिस मियां खेल की दैट इज कॉन्ट्ररी, क्योंकि अगर जज जो है वो रिटायर हो जाते हैं उसके बाद ही रिव्यू जो है वो लगाया जाता है। लेकिन मुझे साथ साथ ये भी जरूर जवाब दे दीजिए हाफिज साहब, और मैं कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में रियल कोई आप तीनों के कमेंट्स चाहती हूँ। आज जो आपने आर्टिकल लिखा है, हम तो उम्मीद करते थे कि वो जो ओपन लेटर आया था जिसमें 300 वकला जो है दस्तखत कर रहे थे, बशमूल रियासत अली आजाद साहब भी, और मेरी एंडोर्समेंट और फैसल साहब की एंडोर्समेंट उसको हासिल है। आपका नाम उसमें हमें नजर नहीं आया, लेकिन आप कहते हैं कि ये जो है ये जरूरी है। इसके साथ साथ ही आप कहते हैं कि बाय क्रिएटिंग सच अ कोर्ट ऑफ इन पाकिस्तान देयर वुड बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड टू सिटीजंस। साथ साथ आप ये भी कहते हैं कि देयर वुड सिंपली बी अ ट्रांसफर ऑफ जुरिसडिक्शन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स एज आउटलाइंड अंडर आर्टिकल्स 184(3), 199। अभी ट्रांसफर की जरूरत, मतलब आई मीन व्हाई द नीड? बात यह है कि हमेशा हम हर चीज को टाइमिंग की बुनियाद के ऊपर और कॉन्डक्ट की बुनियाद के ऊपर डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करते हैं। अभी मेरे दोनों भाइयों ने अभी तक क्लैरिटी के साथ नहीं कहा कि जो 63A की जजमेंट है वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन है। आपको कितनी नहीं, इस तरह नहीं। आप लेफ्ट पे, आप राइट पे, आप मोरालिटी के ऊपर, आप उसके अंदर ऐसे ना करें। फैसल हम तो बिल्कुल क्लियर है, आप राइट लेफ्ट सेंटर में तो जनाब जा रहे हैं। नहीं, एक सेकंड। अच्छा, दूसरा उस चीज के अंदर ये है कि जब आपका 182 के अंदर आपने किसी जज को लगाया है और उसका एडहॉक जज का स्टेटस जो है वो सिर्फ अपॉइंटमेंट की हद तक है, बाकी सारे बेंच पे बैठेगा, और इस केस के अंदर जो है वो ऑलरेडी उसने रिव्यू सुना हुआ है जस्टिस मियां खेल ने, और आप ये एतराज करें कि जी आप उसको क्यों बिठाएं? भाई अगर आपने एतराज करना था तो आप उस कमेटी के अंदर जाके, जब ये पहली स्टेज पे था, नहीं फैसल नहीं हुआ, फैसल नहीं हुआ। 3 मेंबर जज ने जब ये एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट हुई, इसका रेफरेंस है। प्लीज मुझे जरा ये भी बता दीजिए कि कहां पे 2 मेंबर कमेटी 3 मेंबर कमेटी का फैसला
चेंज कर सकती है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में, ऐसा लिखा है? किसका? और कहां पे 2 मेंबर बेंच मेंबरान का कमेटी का रियासत साहब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में? हम तो जरा वक्त बात करें, आजाद जराए से पूछ लेते हैं। आजाद साहब ये बताइए कि आपने पढ़ा है कि 2 मेंबर कमेटी 3 मेंबर का फैसला चेंज कर सकती है और या वो इजलास होल्ड कर सकती है? देखिए मुझे बात तो कर लेने देना, एक सेकंड आप उससे कर ले। अब उसके अंदर ये है कि जब आपकी 2-3 ये मीटिंग्स बनी है, अब उस कमेटी के अंदर अगर जजेस ने ये तय कर लिया है कि हमने चीफ जस्टिस को नहीं चलने देना, ऑनेस्टली स्पीकिंग यही जो आपको नजर आ रहा है। अब जो वैसे उसका मकसद भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का था कि चीफ जस्टिस अकेले फैसले न करें। सबसे ज्यादा इसके थे सर, मैं तरीकेकार में इख्तिलाफ करता था, मैं तो अभी भी ये कह रहा हूं कि पार्लियामेंट को ये इख्तियार हासिल नहीं था। 191 में जो है ना जी फुल कोर्ट जजेस ये अडॉप्ट कर लेते, हमें कोई एतराज नहीं, मर्जी की न करें। उस वक्त सबसे ज्यादा ये था कि आर्टिकल 199 इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी नहीं। एक सेकंड, आज आप ये कह देखिए, बात ये है कि बात टू बी पॉइंट ऑनेस्ट करनी चाहिए। नंबर 1 ये है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इंटरनल रिफ्ट है उसके अंदर अब लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल की बजाय कॉन्डक्ट आ गया जी। अब उस कॉन्डक्ट के अंदर अगर आपने किसी को रोकना है तो फिर अगला जो चीफ जस्टिस है उसको आप ये तो ऑप्शन देना कि वो किसी और को उसके अंदर शामिल कर ले। अब जिसके अंदर 3 पे उन्होंने कहा, 3 ने कहा जी मैंने नहीं बैठ रहा, अब 4 पे आ गए। और दूसरा ये है कि ये कोई तरीका है कि जी आप एट द डिक ऑफ टाइम कहेंगे मैंने बेंच में नहीं बैठना। और जितने चीफ जस्टिस ने सवाल किए हैं, ये जस्टिस मंसूर साहब को गए, किसी एक का जवाब जस्टिस मुनीब ने दिए, ये डॉग जज ने बैठे, कोई एक बताया। उन्होंने ये कहा कि जी हमने 2 माह कहा कि आप बैठे, उन्होंने कहा जी मैं छुट्टियों पे हूं। अच्छा, मुझे ये अलीना, तो ये मेरा एक सवाल हाफिज साहब से, आजाद साहब से और आपसे भी है। ये जो हुकूमत है पीडीएम की, पीपल्स पार्टी, इनकी बंदियाल से लड़ाई, इनकी नकवी से लड़ाई, इनके जाजुल हसन से लड़ाई, इनकी मंसूर से लड़ाई, इनसे याया से लड़ाई, इनकी मुनीब से लड़ाई, यही दुरुस्त है तमाम लड़ाइयों में। और माशाल्लाह मरियम के अब्बा जो हैं वो 97 से लेके हर चीज से लड़ाई, हर फौज से लड़ाई, हर सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई। आजाद साहब ये क्या रवैया है? ये कोई जमहूरी रवैया तो नहीं है कि आने वाले तमाम चीफ जस्टिस और जाने वाले तमाम चीफ जस्टिस जज को जज रहना चाहिए। जज को किसी पॉलिटिकल पार्टी का ऐलान नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, साजी साहब को आप ये मैसेज दीजिए, हाफिज साहब उनको कहिए रहना चाहिए। जजेस को ऐसा नहीं करना चाहिए, जजेस को अपनी तारीख को बेहतर करना चाहिए। जस्टिस मुनीर की और महीना पहले अपना जॉब छोड़ के वकीलों से खाने चाहिए और हमारी जान तक जज है नहीं सर, हमारी जान छोड़ दें और पाकिस्तान के आईन और कानून पे ये सॉल्ट नहीं। आपको इस्लामाबाद हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस भी नहीं अच्छा लगता, आपको पाकिस्तान का चीफ जस्टिस भी नहीं लगता, आपको कौन अच्छा लगता है? कोई तो सारे अच्छे लगते हैं। आपको बलियाल साहब भी अच्छे नहीं। जब नहीं चलेंगे मैं तनकीद करूंगा, आपको बलियाल साहब चलेंगे आइन और कानून के मुताबिक मैं तारीफ करूंगा। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स पे आप तीनों की राय जरूर जो मैं आपने जो आइन और कानून नहीं होगा तो वही जो पिछले वाले कह रहे हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर, ब्रेक के बाद